हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिटर टीएम स्पेशल। मैं सीमा स्वागत करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का। जैसे कि पहली वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो मैं फिटर थ्योरी से रिलेटेड आपके लिए लेकर आऊँगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फिटर होता क्या है, फिटर ट्रेड का मतलब क्या होता है, फिटर के जो मीनिंग्स हैं उनका मतलब क्या होता है। हर एक वर्ड का मतलब मैं यहाँ पर आपको समझाते हुए चलूँगी, ताकि जो फिटर ट्रेड्स आईटीआई करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझ में आ सके कि आखिर में फिटर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे फिटर ट्रेड के परिचय के बारे में। फिटर ट्रेड का परिचय, इंट्रोडक्शन टू फिटर ट्रेड। फिटर एक ऐसा कारीगर है जो किसी भी मशीन के पुर्जों पार्ट्स को जोड़ने में इस तरह सक्षम होता है कि मशीन की कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। दूसरे शब्दों में, मशीन यंत्रों के पार्ट्स आदि की कटिंग, फिटिंग तथा निर्माण एवं मरम्मत करने वाले कारीगर को फिटर कहते हैं। जैसे कि किसी मशीन का पार्ट टूट चुका है या ख़राब हो चुका है, उस पार्ट को सही करने के लिए या फिर उसके जैसा दूसरा पार्ट तैयार करने के लिए उसकी कटिंग फिटिंग की जाती है। परिशुद्धता के साथ में उस पार्ट को तैयार किया जाता है और फिर मशीन में फिट किया जाता है। इस पूरे कार्य को करने के लिए जो कारीगर कार्य करता है उसी को फिटर कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ फिटर। फिटर के हर एक वर्ड को हम पूरी डिटेल से समझते हुए चलेंगे। जैसे कि एफ यानी कि फिटनेस। फिटनेस का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं फिटनेस। जैसा कि आपने देखा होगा, जो आपके आसपास के लोग हैं वो फिटनेस को क्या समझते हैं। उनका मानना होता है कि फिटनेस यानी कि एक बॉडी बिल्डर जिसने अच्छी खासी बॉडी बनाई है, जिम कर रहा है, उसको फिटनेस कहते हैं। वास्तव में ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि वह अंदर से फिट है। फिटनेस तब पता लगती है जब आपकी बॉडी थकान महसूस ना करे, आपको कोई रोग बीमारी ना हो, वह जल्दी जल्दी आप बीमार ना हो, या फिर ये कह सकते हैं कि वायरल बुखार के शिकार ना हो। जब आप कोई भी कार्य करें, शाम को आपको ज़्यादा थकान महसूस ना हो, इसी को फिटनेस कहते हैं। फिटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बॉडी बना ली गई और आप देखने में अच्छे खासे बॉडी बिल्डर लग रहे हो तो आप फिट हो, आपका शरीर स्वस्थ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिटनेस का मतलब ये होता है कि इंसान बिल्कुल निरोग हो, वह स्वस्थ हो, अपने शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हो, कोई बीमारी कोई रोग ना हो, इसी को फिटनेस कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आई यानी कि इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं बुद्धिमान, समझदार, होशियार या चतुर। कोई भी कार्य सोच समझकर समझदारी पूर्वक करना, इसी को इंटेलिजेंट कहते हैं। एकदम से कोई भी निर्णय नहीं लेना, बहुत समझदारी के साथ में बिल्कुल सही तरीके से कोई निर्णय लेना या किसी कार्य को करना, इसी को इंटेलिजेंट कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टी यानी कि टैलेंटेड। टैलेंटेड को हिंदी में क्या बोला जाता है, टैलेंटेड को बोलते हैं हिंदी में प्रतिभावान, गुणवान, प्रतिभा संपन्न। टैलेंट कोई गॉड गिफ्ट नहीं होता है, इसको बनाया जाता है। आप ये मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ पता नहीं होता है, वो सब कुछ देखता है, समझता है, आपसे सीखता है, तभी किसी चीज़ को करता है, कॉपी करता है। पहले से कोई गॉड गिफ्ट नहीं होता है।
टैलेंट कोई गॉड गिफ्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि समझ लीजिए, किसी फील्ड को देखा, फिर जानकारी इकट्ठी की, फिर इंटरेस्ट लिया, रुचि ली, फिर उसकी प्रैक्टिस की, तब जाकर टैलेंट पूरा हुआ। यानी कि पहले किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, सिंगिंग ले लीजिए या फिर गेम्स में ले लीजिए, किसी भी फील्ड में, या डांसिंग में ले लीजिए, किसी भी फील्ड को देखता है एक इंसान या बच्चा, फिर इंटरेस्ट लेता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, उसको क्या पसंद है या उसको क्या करना चाहिए, नॉलेज इकट्ठी करता है उसके बारे में पूरी, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करने के बाद में ही उसके अंदर ये टैलेंट आता है किसी कार्य को करने के लिए। टैलेंट होता नहीं है पहले से, टैलेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टी यानी कि टारगेट। टारगेट को हिंदी में कहते हैं लक्ष्य या फिर निशाना, प्रयोजन, परियोजनापूर्ण, नियोजित, लक्ष्य बनाना या लक्ष्य साधना, ये सभी टारगेट के हिंदी वर्ड हैं। मान लीजिए आप पढ़ने बैठ गए, लेकिन आपको ये ही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप मान लीजिए कि आप फिटर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने क्या बैठे हैं आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो क्या आप परीक्षा में पास हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप फिटर ट्रेड की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे या फिटर ट्रेड से रिलेटेड जो सिलेबस है वो नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरी जानकारी आपको नहीं होगी, तो आप परीक्षा में बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते हैं, आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी पास नहीं होंगे। सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य बनाएं, एक लक्ष्य तैयार करें कि मुझे किस फील्ड में जाना है और किस फील्ड के लिए आप तैयारी करेंगे, उस फील्ड में जाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा कोर्स आपको करना होगा, वो सारी जानकारी आप इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। टारगेट आपका एक होना चाहिए, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर टारगेट एक होता है। जैसे कि आपको टेक्निकल लाइन में जाना है, टेक्निकल लाइन में आप क्यों जाना चाहते हैं? जैसे आपने टेक्निकल लाइन से जो भी कोर्स किया है, जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, आईटीआई हो गई, डिप्लोमा हुआ, आपका बीटेक हुआ, ग्रेजुएशन, जो भी आप करना चाहते हैं वो करके आप कंपनी में यानी कि इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आप या आपको एक सक्सेसफुल इंस्ट्रक्टर बनना है, वो आपका एक लक्ष्य पहले से ही आप निर्धारित करेंगे, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। या फिर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है? डॉक्टर बनना, तो आप आगे का अपना रास्ता चाहे कोई भी हो जाएगा तो उसी लक्ष्य तक ना, मतलब आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर बनना है। फिर या फिर हम कह सकते हैं कि चाहे आप फोर्स में जाना चाहते हैं, तो वो एक आपका टारगेट है, पहले से ही माइंड में सेट है कि हाँ हमें इस फील्ड में जाना है, तो आपका वो अपना एक टारगेट बन चुका है, लक्ष्य बन चुका है, वो ही आपका टारगेट कहलाता है। आगे देख लेते हैं ई एफिशिएंट यानी कि कुशल, कार्यकुशल, निपुण, योग्य, सक्षम, दक्षतापूर्ण। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कुशल या कार्यकुशल, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को करने में सक्षम है, यानी बिना किसी दुर्घटना के वह पूरी सफलतापूर्वक उस कार्य को कर लेता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपने आईटीआई में 2 ईयर की ट्रेनिंग की, आपको प्रैक्टिकली जॉब बनाना सिखाया गया दी गई ड्राइंग के अनुसार, और फाइनल एग्ज़ाम में आपने पूरी सफलतापूर्वक निश्चित समय में परिशुद्धता के साथ प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट किया। ऐसे ही 2 साल की प्रैक्टिस से आप कुशलतापूर्वक यानी अपने कार्य में निपुण हो गए।
उस कार्य को करने योग्य हो गए। इसी को कहते हैं इफिशिएंट, एफिशिएंट। कुशल, कार्य कुशल, अपने कार्य में निपुण होना, सक्षम होना, इसी को कहते हैं एफिशिएंट। आगे देख लेते हैं आर यानी रेगुलरिटी। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब होता है नियमितता। किसी कार्य को रोजाना करना, नियमित रूप से करना ही रेगुलरिटी कहलाती है, नियमितता कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे फिटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिटर। वर्कशॉप में कई प्रकार के फिटर होते हैं। कार्य के अनुसार फिटर मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 बेंच फिटर, नंबर 2 पाइप फिटर, नंबर 3 फैब्रिकेशन फिटर, नंबर 4 डाई फिटर, नंबर 5 मेंटेनेंस फिटर, नंबर 6 असेंबली फिटर, नंबर 5 मिल राइट फिटर। इस व्यवसाय में हम केवल बेंच फिटर का ही अध्ययन करेंगे, बेंच फिटर के बारे में ही पढ़ेंगे। आगे हम दिखाएंगे आपको बेंच फिटर का एक डायग्राम, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को देखकर आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें एक बेंच दिखाई गई है और बेंच के ऊपर बेंच वाइस है, जिसमें हैंड टूल के माध्यम से प्रैक्टिकल किया जाता है। 75% कार्य बेंच वाइस पर ही किया जाता है। इसी को बेंच फिटर कहा जाता है, क्योंकि बेंच पर कार्य किया जा रहा है, बेंच पर ही प्रैक्टिकल किया जा रहा है, इसलिए इसको बेंच फिटर कहते हैं। अब बात करेंगे हम बेंच फिटर क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ बेंच फिटर। जैसा कि नाम से ही विदित है कि बेंच फिटर अर्थात बेंच पर कार्य करने वाला व फिटिंग करने वाला बेंच फिटर कहलाता है। यानी कि जो कारीगर होता है वो बेंच पर कार्य करता है, उसी को बेंच फिटर कहते हैं। इसको अधिकतर कार्य फाइल से करना पड़ता है। फाइल यानी रेती। अधिकतर जो कार्य होता है वह रेती के द्वारा करना पड़ता है। एक बेंच फिटर को सूक्ष्म मापी यंत्रों का ज्ञान होना भी जरूरी है। सूक्ष्म मापी यंत्र यानी कि जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, इन सभी को सूक्ष्म मापी यंत्र कहा जाता है और इनका ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर इनका ज्ञान नहीं होगा तो उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे? कार्य करते समय इन सूक्ष्म मापी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और एक वर्क बेंच की ऊंचाई धरातल 3.25 फीट होनी चाहिए। जो एक बेंच है जिस पर कार्य किया जाता है, कारीगर जिस बेंच पर कार्य करता है, उस बेंच की ऊंचाई जो होती है धरातल से 3.25 फीट होनी चाहिए। 42 इंच या फिर कह सकते हैं 106 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बेंच फिटर एक ऐसा कारीगर है जो कि लगभग 75% कार्य हैंड टूल की सहायता से बेंच पर करता है। बेंच फिटर एक ऐसा कारीगर होता है जो हैंड टूल की सहायता से 75% कार्य बेंच पर करता है, यानी बेंच वाइस पर करता है, और 25% कार्य मशीन के द्वारा किया जाता है। यानी जो 25% कार्य होता है वो मशीन के द्वारा किया जाता है, 75% कार्य हैंड टूल की सहायता से बेंच पर किया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि बेंच फिटर जो होता है वो ज़्यादा कार्य अपना बेंच पर ही करता है, इसलिए बेंच फिटर कहलाता है। चलिए आगे जान लेते हैं कि बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि नंबर 1 मार्किंग, नंबर 2 हेक्साइंग, नंबर 3 फाइलिंग, नंबर 4 चिपिंग, नंबर 5 ग्राइंडिंग, नंबर 6 शोल्डरिंग, नंबर 7 ब्रेजिंग, नंबर 8 ड्रिलिंग, नंबर 9 स्क्रैपिंग, नंबर 10 टैपिंग, नंबर 11 थ्रेडिंग, नंबर 12 रिवेटिंग, नंबर 13 फोर्जिंग, नंबर 14 नर्लिंग। ये सभी बेसिक ऑपरेशन होते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिटिंग शॉप में किए जाने वाले बेसिक ऑपरेशन करने के लिए हैंड टूल और कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। हैंड टूल होते हैं हमारे जैसे कि हैमर, हथौड़ा, वाइस, सी क्लैम्प, स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस, प्लायर्स यानी जिसे आम भाषा में प्लास बोलते हैं, ये सारे हैंड टूल होते हैं। कटिंग टूल होते हैं हमारे हेक्सा, चीजल, फाइल, ड्रिल, रीमर, टैप, डाई, स्क्रैपर, ग्राइंडर,
ये सारे हमारे कटिंग टूल होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके बाद में पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, वो नंबर वाइज हम करके थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मार्किंग। किसी भी धातु पर कार्य करने से पूर्व उसे मार्क करने की क्रिया को मार्किंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इसमें दिखाया गया है, एक पंच है और हैमर है यानी हथौड़ा है, उसकी सहायता से किसी निशान को पक्का किया जा रहा है। ये जो क्रिया की जा रही है इसी को मार्किंग कहा जाता है। किसी निशान को पक्का करने की क्रिया को ही मार्किंग कहते हैं। नंबर 2 है हेक्साइंग। हैंड हेक्सा के द्वारा धातु को काटने की क्रिया को हेक्साइंग कहते हैं। हैंड हेक्सा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात, कि आपने देखा होगा खेतों में या रोड पर जो पेड़ होते हैं, पेड़ को काटा जाता है, पेड़ को आरी से काटा जाता है। जो आरी होती है उसी को हेक्सा कहा जाता है, और यहाँ पर फिटिंग शॉप में इस हेक्सा का प्रयोग किया जाता है मेटल को काटने के लिए, धातु को काटने के लिए। तो ये जो क्रिया की जाती है इसी को हेक्साइंग कहते हैं। नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर, फाइलिंग। रेती द्वारा धातु को कणों के रूप में काटने की क्रिया को फाइलिंग कहते हैं। रेती यानी कि फाइल, हिंदी में फाइल को रेती कहा जाता है, और रेती द्वारा धातु को कणों के रूप में काटने की क्रिया को फाइलिंग कहते हैं। यानी कि बहुत कम मात्रा में कणों के रूप में जिस धातु को काटना हो वहाँ रेती का प्रयोग किया जाता है, फाइलिंग की जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनके यहाँ पर एक घास काटने वाली मशीन होती है। उस मशीन में 2 ब्लेड लगे होते हैं। अगर वो थोड़े हल्के घिस जाए, काम थोड़ा कम करते हैं, तो रेती के द्वारा उनको तेज किया जाता है, रेती के द्वारा घिसकर तेज किया जाता है, यानी फाइलिंग की जाती है। ये जो क्रिया होती है इसी को फाइलिंग कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी दर्शाया गया है। नंबर 4, चिपिंग। छेनी द्वारा किसी धातु को चिप्स के रूप में काटने की क्रिया को चिपिंग कहते हैं। चिपिंग होती है, यानी कि चिपिंग चीजल के द्वारा की जाती है। चीजल को क्या कहते हैं? छेनी कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, गांव में छेनी का प्रयोग बहुत उसमें किया जाता है, जैसे कि लकड़ी भी काटी जाती है, मेटल को काटने के लिए भी किया जाता है। छेनी को यानी कि चीजल को 30 से 35 एंगल पर झुकाकर प्रयोग किया जाता है, और ये जो क्रिया होती है इसी को चिपिंग कहते हैं, जैसा कि डायग्राम के माध्यम से भी दर्शाया गया है। नंबर 5, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग द्वारा किसी भी धातु को घिसना या धातु पर धार लगाना ग्राइंडिंग कहलाता है। जैसा कि आम भाषा में आपने सुना होगा, कैंची सभी के घर में साधारणतः मिलती ही है। ठीक है, जो कैंची होती है उसकी जब धार ख़त्म हो जाती है, काम करना वो बंद कर देती है, तो उसमें धार लगाई जाती है। जिसने देखा होगा, अपनी कैंची में धार लगवाई होगी, उसको पता होगा कि ग्राइंडिंग क्या होती है। जब धार लगवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडर होता है, ठीक है, उसमें ही कैंची में धार लगाई जाती है। जो कैंची में धार लगाई जाती है वो जो क्रिया होती है उसी को ग्राइंडिंग कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी दर्शाया गया है। ये जो क्रिया हो रही है इसी को ग्राइंडिंग कहते हैं। नंबर 6, सोल्डरिंग। 2 या 2 से अधिक या समान धातुओं को या तारों को ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको सोल्डरिंग कहते हैं। यानी कि जब 2 मेटल होते हैं, जो 2 धातु होते हैं, उनको जोड़ना है किसी तीसरी धातु से, किसी तीसरी धातु की सहायता से ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसी को सोल्डरिंग कहते हैं। नंबर 7, ब्रेजिंग। गैस वेल्डिंग द्वारा कम मोटाई वाली शीट को ब्लो पाइप द्वारा फिलर रोड के साथ वेल्डिंग करने की जो क्रिया होती है उसको ब्रेजिंग कहते हैं। ये सारी जो क्रियाएं हैं इनको हम बाद में भी पढ़ेंगे एक एक करके,
और क्लियरिटी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये क्रियाएं आपको बताई जा रही हैं कि जो बेंच फिटर होता है उसको कौन कौन सी क्रियाएं करनी होती है। इस ट्रेड के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है जो आपको ट्रेनिंग के द्वारा सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, जिनसे आपका सिलेबस है। तो वो सारी क्रियाएं मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जिसके बारे में हम आगे भी अलग से पढ़ेंगे। नंबर 8, ड्रिलिंग। ड्रिल द्वारा मेटल यानी कि धातु में छेद या होल करने की क्रिया जो होती है उसको ड्रिलिंग कहते हैं। मेटल है, धातु है, या फिर कोई लकड़ी है, दीवार है, कुछ भी, ठीक है, उसमें हमें छेद करना है, होल करना है, और जिससे होल किया जा रहा है उसको बोलते हैं ड्रिल। ड्रिल से होल किया जाता है। ठीक है, ड्रिल अलग अलग प्रकार की होती है कार्य के अनुसार, और ड्रिल मशीन भी कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये जो क्रियाएं की जा रही है, छेद किया जा रहा है, इसी को ड्रिलिंग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी समझाया गया है। यहाँ पर आपको ड्रिल दिखाई गई है, ड्रिल मशीन दिखाई गई है, तो इस डायग्राम को देखकर भी आप समझ सकते हैं। नंबर 9, स्क्रैपिंग। स्क्रैपर द्वारा धातु या जॉब की सरफेस को समतल बनाने की क्रिया को स्क्रैपिंग कहते हैं। एक मेटल है, धातु है, उसकी जो सतह है, उसकी सतह है वो ऊपर नीचे है, खुरदरी है, उसको चिकना बनाना है, उसको समतल बनाना है। उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो स्क्रैपर होता है। उसको समतल बनाने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, और ये जो क्रिया होती है इसको स्क्रैपिंग कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। नंबर 10, टैपिंग। किसी भी धातु के अंदरूनी हिस्से पर चूड़ियाँ काटने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। कोई धातु है, कोई मेटल है, उसके अंदरूनी हिस्से में, होल में चूड़ी काटनी है, थ्रेड काटनी है। चूड़ी काटते समय जो क्रिया हो रही है, चूड़ी काटी जा रही है, उसी को टैपिंग कहते हैं। ये टैप के द्वारा की जाती है। जैसे कि ये हमारा टैप है और यहाँ पर ये मेटल है, पहले से ही इसमें छेद है, और इस छेद के अंदर, इस होल के अंदर चूड़ी काटनी है। इस टैप के द्वारा इस होल के अंदर चूड़ी काटी जा रही है। ये जो क्रिया हो रही है इसी को टैपिंग कहते हैं। नंबर 11, थ्रेडिंग। किसी भी धातु पर चूड़ियाँ काटने की क्रिया को थ्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि अभी नंबर 10 में मैंने आपको बताया कि टैप के द्वारा अंदरूनी चूड़ी काटी जाती है, वो तो हो गई टैपिंग। लेकिन जो चूड़ी काटी जा रही है वो हो गई थ्रेडिंग। चाहे वो होल बाहरी हो या अंदरूनी हो, लेकिन उस पर चूड़ी काटी जा रही है, थ्रेड काटी जा रही है, उसी को थ्रेडिंग कहते हैं। वही क्रिया थ्रेडिंग कहलाती है। चाहे वो अंदरूनी चूड़ी काटी जा रही हो या फिर वो बाहरी चूड़ी काटी जा रही हो, ये क्रिया ही थ्रेडिंग कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी दर्शाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है फर्स्ट वाले डायग्राम में, इसमें टैपिंग की जा रही है, अंदरूनी चूड़ी काटी जा रही है होल के अंदर। और सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है डाई के द्वारा चूड़ी काटी जा रही है, किसी पाइप पे, किसी मेटल पे बाहरी चूड़ी काटी जा रही है। आप यहाँ पर बस इतना समझिए कि जो चूड़ी काटी जा रही है वो अंदरूनी हो या बाहरी हो, ये चूड़ी काटने वाली जो क्रिया हो रही है इसी को थ्रेडिंग कहते हैं। नंबर 12, रिवेटिंग। रिविट द्वारा किसी धातु की चादर के टुकड़ों को जोड़ने की क्रिया को रिवेटिंग कहते हैं। कोई धातु है, मेटल है, उसके दो टुकड़े हैं, दो शीटें मान लीजिए, उनको जोड़ना है, ये रिविट के द्वारा फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, इसी को रिविटिंग कहते हैं। ये जो क्रिया होती है इसी को रिविटिंग कहते हैं। दो धातु को जोड़ना, फिक्स करना, उसको रिवेटिंग कहा जाता है। दो धातु को या शीट को जोड़ने की जो क्रिया की जाती है उसको रिवेटिंग कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से भी दर्शाया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा जूतों के जो फीते होते हैं उनमें भी रिविट लगे होते हैं, उनमें भी रिविट लगाए जाते हैं। उस चीज़ से भी आप समझ सकते हैं। नंबर 13, फोर्जिंग। फोर्जिंग क्रिया में किसी धातु को
गर्म करके उसे पीटकर आकार देने या उसमें आकृति की क्रिया को फोर्जिंग कहते हैं। कोई धातु है, जैसा आपने देखा होगा जो लोहारगिरी करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं, एक भट्टी में गर्म किया जाता है और उसको जब दूसरी आकृति देनी होती है, कुछ और डिज़ाइन बनाना होता है, तो उस गर्म लोहे को वो पीटते हैं और उसको आकृति देते हैं। वो जो क्रिया होती है उसी को फोर्जिंग कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं, अलग अलग आकृति दर्शाई गई है। इसी क्रिया को फोर्जिंग कहते हैं। नंबर 14, नर्लिंग। इस क्रिया को नर्लिंग टूल द्वारा धातु की सरफेस पर पकड़ या ग्रिप बनाई जाती है। इस क्रिया को ही नर्लिंग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी दर्शाया गया है। जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है, ये पंच है। इसके जो बीच का भाग है, इस पर कुछ खांचे से आपको लाइनें लाइनें ऐसी दिखाई दे रही है यहाँ पर डायग्राम में, लेकिन जब आप रियलिटी में इसको देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे से खांचे से कटे होंगे, बहुत बारीक बारीक दांते से उसमें कटे होंगे। आप इसको बीच में से पकड़ के पंचिंग करेंगे, अगर ये चिकना होगा यहाँ से तो आपके हाथ से वो स्लिप हो सकता है। वो स्लिप ना हो, आपके हाथ से पकड़ बनी रहे, इसलिए ये यहाँ पर नर्लिंग की जाती है। ये जो क्रिया होती है इसी को नर्लिंग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकंड वाले डायग्राम में भी दर्शाया गया, यहाँ पर नर्लिंग की जा रही है। सेकंड वाले डायग्राम में ये क्रिया करते हुए दर्शाई गई है, नर्लिंग की जा रही है नर्लिंग टूल के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड वाले डायग्राम में ये जो क्रिया की जा रही है इसी को नर्लिंग कहते हैं। तो ये थे हमारे बेसिक ऑपरेशंस जो एक बेंच फिटर को करने होते हैं। इन सभी क्रिया को हम आगे और डिटेल से समझेंगे। इस चैनल पर आप बने रहें और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।